जय हिंद साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, आपके एग्जाम में भी सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और साथियों, जिनको भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स और स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला बैच आपको मिल जाएगा मात्र 59 में। इसे परचेज करके सब नोट्स आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 9631887058। कोई भी डाउट हो तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सत्रिया नृत्य में। ठीक है, ध्यान रखना है, जतिन गोस्वामी ने सत्रिया नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं। अच्छा, सत्रिया जो है ये कहाँ का नृत्य है, तो याद रखिएगा असम का नृत्य है सत्रिया। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे देखिए, जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, आपको याद होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो जनरल डायर ने 1919 में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन 1919। और साथियों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वन लाइनर बीबीआई नोट्स का टोटल 16 सेट अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोलास्का के अंतर्गत आता है? साथियों, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो इसमें से कौन मोलास्का के अंतर्गत में आएगा, तो इसका सही जवाब है ऑक्टोपस। ये मोलास्का के अंतर्गत में आता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस धातु में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है? तो याद रखिएगा चांदी में। किस में होता है, चांदी में। चांदी का सिंबल क्या होता है, Ag, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन मेहरगढ़। ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची मैदानों पर बोलन दर्रे के पास स्थित है मेहरगढ़। ठीक है। अच्छा, चिरांद की बात करें, ये कहाँ पर है पूछा जाता है, तो बिहार के सारण जिला में स्थित है चिरांद। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। बताइए, पृथ्वी का इनमें से एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो यह है चंद्रमा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है चंद्रमा। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे क्या है, तो याद रखिएगा ज्ञानीमीड। ठीक है, ज्ञानीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का। टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये शनि का उपग्रह है। आगे देखिए, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है? तो
तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध नौचंदी मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर के आसपास बने होते थे, यानी किसके आसपास बने होते थे आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंगन के आसपास बने होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? और साथियों सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया है। कौन कौन सा है? गुलाम वंश है, पहला वंश, उसके बाद खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लास्ट में है लोदी वंश। इनमें से पहला जो 4 वंश है वो मूल रूप से तुर्क से आए थे और आखिरी जो है लोदी वंश वो अफगान से आए थे। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी। क्या थी? फारसी। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग %% हिस्से के बराबर होता था। तो खराज कर कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस पर लगाया था? किसान की उपज पर। और किसान की उपज पर जो लगाया गया था ये लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो इसका सही जवाब है 50%। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है 50%। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए साथियों सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सूर्य की बात करें ये एक प्रकार से गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से 2 गैसें हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें लगभग 71% के आसपास हाइड्रोजन होता है और हीलियम लगभग 26.5% के आसपास हीलियम गैसें होती है। उसके बाद अन्य सभी गैसें हैं। अच्छा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान पूछे कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर इसका सही जवाब है द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है तारामंडल अर्सा मेजर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी की क्रम की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आपका आंतरिक ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 बाह्य ग्रह है। तो पूछा गया है सौरमंडल का बाह्य ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर देख सकते हैं शनि दिया हुआ है। बाकी पृथ्वी, शुक्र, बुध ये क्या है आपका आंतरिक ग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। आगे देखिए डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो यहां पर इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है? श्री विजयपुरम। पहले नाम था पोर्ट ब्लेयर। आगे देखिए भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है?
देखिए जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और सिक्किम की सीमा जो है भारत के केवल एक राज्यों से लगती है, वो है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ए वाला ऑप्शन 1। ठीक है। अच्छा, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो साल 1975 में। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। आगे देखिए, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये है मानव। ठीक है, भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? तो दोनों है मानव। सी ऑप्शन राइट है। अच्छा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछे क्या है? तो होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस ये क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइए मोर का और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओक्योलॉजी से बना है। तो यूनानी शब्द ओक्योलॉजी से बना है इकोलॉजी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से इकोलॉजी की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी विज्ञान। तो पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की शाखा को ही इकोलॉजी कहते हैं और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने। इसलिए पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट हेकल को पारिस्थितिकी का जनक बोला जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? बताइए। आरबीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका कार्य क्या नहीं है? तो शेयर बाजार को विनियमित करना ये आरबीआई का काम नहीं है, बाकी ये सभी काम आरबीआई का है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ये क्या करता है? तो सबसे पहले तो आपको एडीबी का फुल फॉर्म याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस के मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। और इसका काम क्या है? तो इसका सही जवाब है यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो साथियों, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 में स्टार्ट होता है और 1956 तक चला था। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो हैराड डॉमर मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए, कौन सा संगठन है? तो ये है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। कब? 8 दिसंबर 1985 को। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें 8 सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। ठीक है, ये टोटल 8 सदस्य देश है। और लास्ट में अफगानिस्तान जुड़ा है 2007 में 8वां सदस्य देश। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? बताइए, कौन सा आर्टिकल है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गारंटी देता है? तो ये है अनुच्छेद 19। डिटेल की बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 19(1) है। क्या है? 19(1) का ए। तो ऑप्शन में आर्टिकल 19 है, तो ये भी आपका सही है। आगे देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। इसी ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के संविधान की डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 8वीं अनुसूची की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो 22 भाषाओं से संबंधित है। आगे देखिए, सिंधु जल संधि पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था। तो सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में यह हस्ताक्षर हुआ था, सिंधु जल वाला। तो सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें, प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 5 अप्रैल को। नीचे दिए गए विकल्पों में से RDX का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, RDX जो है एक सफ़ेद पाउडर है और ये बहुत विस्फोटक होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ये RDX का फुल फॉर्म है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील है। ठीक है, क्या है? चिल्का झील। अच्छा, भारत में सबसे छोटा रामसर साइट पूछे कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड, रेणुका रामसर साइट। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है और चिल्का झील को 1981 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। आगे देखिए, मृच्छकटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी ये किसने लिखी है? तो संस्कृत नाटक है मृच्छकटिकम, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है शूद्रक। कौन है? महाराज शूद्रक। आगे देखिए, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? तो इसका सही जवाब है आय असमानता के कारण। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कोयला को। ठीक है, कोयला को अक्सर दफन धूप या फिर दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। कोयला के टोटल 4 प्रकार है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए, HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कण्व वंश का संस्थापक था? चलिए बताइए क्वेश्चन 34 के लिए आंसर। तो साथियों, कण्व वंश की स्थापना जो है वासुदेव कण्व ने किया था 73 ईसा पूर्व में। किसने किया था? वासुदेव कण्व ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पटना को। ठीक है, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो पटना को। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है और इससे संबंधित भाग की बात करें, भाग 2। अच्छा, नागरिकता को किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है।
तो साथियों भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य जो है ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार के मैदानी इलाके को गंगा नदी जो है दो असमान भागों में बांट देती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं तथा इन्हें टैगा भी कहा जाता है? बताइए कौन सा वन है? तो यह है शंकुधारी वन। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। शंकुधारी वन को टैगा वन भी बोला जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव रखा था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू हुआ था। लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, लेकिन इसका विरोध हुआ था 1882 में, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त यानी खत्म कर दिया था। तो लागू किया था लिटन ने। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद? तो यह है अनुच्छेद 16। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और जिनको भी बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए स्पेशल जीके जीएस का नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, तो आइए आपको बताते क्या करना है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका नाम है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो सेकेंड नंबर पर आपको ये वाला बैच मिल जाएगा मात्र 59 में। तो इस बैच को परचेज करके आप सब नोट्स ले सकते हैं। स्पेशल बिहार जीके का, जीके जीएस का सब नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा। और कोई भी समस्या आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।